दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत तो हो गई, लेकिन इस जीत का एक आंकड़ा है जो ना तो आपको बीजेपी बताएगी और ना ही बीजेपी की मीडिया बताएगी। आखिर इंडिया गठबंधन में वो कौन सा दल था, वो कौन सांसद थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके खुद इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार को वोट देने की बजाय एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दिया। आखिर विपक्ष के अंदर क्या वाकई में एनडीए ने या फिर ये कह लें कि बीजेपी के चाणक्य ने सेंधमारी कर ली है? इस उपराष्ट्रपति चुनाव के क्या संदेश निकले हैं दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए, जल्दी जल्दी बिना लाग लपेट आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, जैसा कि पहले ही पता था कि एनडीए के उम्मीदवार जीते, एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें किसी को कोई विस्मय या कोई हैरानी थी नहीं। लेकिन सबका सवाल यही है कि आखिर क्रॉस वोटिंग कैसे हुई? तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग हुई? दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा से, उन्होंने एक बात बोली है। उनका कहना है, विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह एकजुट खड़ा रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किया। साल 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। भाजपा की अंकगणीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से हार है। वैचारिक लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम हारे हैं, वो तो हमको पहले ही पता था कि हम हारे, लेकिन ये वैचारिक लड़ाई थी और ये लड़ाई हम जो एनडीए है उससे लड़ते रहेंगे। और हमने 2022 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें जगदीप धनखड़ जीते थे, उससे बहुत आगे बढ़ गए हम। तब हमारे जो उम्मीदवार को वोट मिले थे वो मात्र 26% थे। इस बार जो हमें वोट मिले हैं वो 40% है। मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा। 40% लोकसभा राज्यसभा के सांसदों ने मिलकर हमारे जो उम्मीदवार है उनको वोट किया है। ये बताता है कि इंडिया गठबंधन एक था। तो क्या वाकई जयराम रमेश की बात पर भरोसा किया जा सके? तो जयराम रमेश ने जो आंकड़ा दिया है इसका विश्लेषण पहले करती हूं मैं, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो क्रॉस वोटिंग वाला झमेला है ये कितना सही है। क्या वाकई में क्रॉस वोटिंग हुई है, और हुई है तो किसकी तरफ से हुई है? लेकिन पहले आपके सामने मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा रखना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एनडीए के उम्मीदवार को तो जीतना ही था, विपक्ष को उम्मीदवार उतारते वक्त ही पता था। लेकिन एक आंकड़ा जो कि इस जीत के बाद निकल कर आया, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। आज देखिए कि कितना क्लोज कॉन्टेस्ट था, कि ये जो विक्ट्री का मार्जिन है, ये जो जीत का मार्जिन है एनडीए का, ये अब तक देश के इतिहास में दूसरी बार हुआ है कि इतना क्लोज मार्जिन था। मात्र 152 वोट का, मतलब सारा जीत और हार का जो फैसला हुआ है मात्र 152 वोट से हुआ है। हालांकि दोस्तों 152 वोट बहुत ज्यादा होते हैं जब टोटल जो वोटर है वही 781 हो, 781 हो। लेकिन कुछ आंकड़े और है जो नीचे इंडियन एक्सप्रेस ने छापे हैं। देखिए 1997 में दोस्तों ये जो जीत का मार्जिन था 168 था। इसके बाद 2002 में एनडीए के उम्मीदवार थे भैरव सिंह शेखावत। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार जो कि उस वक्त की यूपीए थी उसके उम्मीदवार को हराया था 149 वोट से। 2017 में दोस्तों वेंकैया नायडू ने गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था 272 वोट से, बहुत बड़ी बात है। और 2022 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव पिछली बार का जगदीप धनखड़ का निकल कर आया था, उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था 346 वोट से। दोस्तों, इसमें जो सबसे गौर करने वाला आंकड़ा है वो है साल 2007 और 2012 का, जिसमें हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति चुने गए थे। 2007 में हामिद अंसारी का जो जीत का मार्जिन था वो 233 था और 2012 में 252। दोस्तों, इसमें जो 2012 वाला आंकड़ा है 252 का, 2012 में जो उनका जीत का मार्जिन था 252 था। मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं, ये वो वक्त था जब यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह सरकार को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे सड़क पर। नया नया देश में सोशल मीडिया आया था, उसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जा रहा था। तो वो एक ऐसा दौर था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बहुत लोकप्रिय नहीं थी। उसके बावजूद भी उस वक्त की सरकार ने अपने कैंडिडेट को, उस वक्त की जो सत्ताधारी गठबंधन था, उन्होंने अपने कैंडिडेट को 252 वोट दिलवा दिए, इतने बड़े मार्जिन से उन्हें जिताया। लेकिन ये जो जीत हुई है ये हुई है मात्र 152 वोट से। अब आ जाते हैं दोस्तों क्रॉस वोटिंग पर। तो क्रॉस वोटिंग तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार को 40% वोट दिलवा दिए और 300 वोट दिलवा दिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो कि हाल के सालों में बहुत ही कम हुआ है, पिछली बार तो बहुत ही कम हुआ है। लेकिन उसकी वजह यह है कि भाई 50 वोट तो कांग्रेस के ही बढ़ गए ना।
कांग्रेस की टैली तो बहुत इंप्रूव हुई है और लगभग विपक्ष के तमाम दलों की टैली बहुत इंप्रूव हुई है। टीएमसी की टैली इंप्रूव हुई है, समाजवादी पार्टी 2024 से बहुत अच्छा की, तो विपक्ष तो वैसे भी बहुत बड़े लेवल पर मतलब लोकसभा के अंदर मजबूती से आया है 2024 में। उसकी वजह ये भी है। दूसरा, जहां तक क्रॉस वोटिंग की बात है दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में होती रही है। हाँ, उम्मीद इधर से थी उधर से हो गई, ये सरप्राइजिंग है, लेकिन 1997 की एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस वक्त के जो उपराष्ट्रपति चुनाव थे बहुत ही अनयूजुअल थे, बहुत अजीब थे दोस्तों। उस वक्त की जो सरकार थी बहुत ही एक तरह से कमजोर सरकार मानी जाती थी, कोalition की सरकार थी। प्रधानमंत्री देश के थे आई.के. गुजराल। दोस्तों सोचिए, उस वक्त की इतनी कमजोर सरकार थी, आज जैसी सरकार भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उस चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हो गई। क्यों? क्योंकि क्रॉस वोटिंग आसान है ना, व्हिप जारी नहीं होता, आप पर आपकी पार्टी कार्रवाई नहीं कर सकती। सांसद टू सांसद कौन किससे बात कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इस बार की बात अलग थी। इंडिया गठबंधन ने एकता दिखाई थी संसद के सत्र में, इंडिया गठबंधन एकता दिखा रहा था वोट चोरी के मामले में। ऐसा माना जाता था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से तो टूट होगी ही, तो फिर टूट का आंकड़ा भी आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। एनडीए का जो ताकत थी वो थी 422 के आसपास, लेकिन एनडीए को जो वोट मिले हैं वो हैं 452। विपक्ष की ताकत थी 315, जो कि कल जयराम रमेश ने खुद ट्वीट करके बताई कि उनके 315 विपक्ष के 315 सांसदों ने 100% अटेंडेंस दी। मतलब 315 आपकी ताकत थी, लेकिन आपके उम्मीदवार को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 300, मतलब 15 कम मिले। अब इसमें 15 वोट हो गए अमान्य, 15 वोट हो गए रद्द। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि जितने भी रद्द वोट हुए ये जानबूझकर करवाए सांसदों ने अपने वोट रद्द, क्योंकि अगर ये रद्द ना होते तो इंडिया गठबंधन को मिलते तो उनके उम्मीदवार की टैली और आगे बढ़ती। हालांकि ये जो रद्द हुए हैं सारे इंडिया से हुए हैं या एनडीए के हुए, अभी इतना भी नहीं पता, हो सकता है कुछ निर्दलीय हुए हो सकता है वाकई में कुछ गलती हुई हो, लेकिन 15 वोट रद्द होना ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, तब जब दोनों ही गठबंधनों द्वारा बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती है और इतना मुश्किल भी नहीं है उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। तो हमारे सांसदों को भी बैठकर सोचना चाहिए कि वो मतलब इतना सिंपल से चुनाव में ठीक से वोट नहीं कर पा रहे, चाहे वो किसी भी गठबंधन के हो। अब आ जाते हैं दोस्तों ताकत पर। दोस्तों वाईएसआर कांग्रेस ने तो पहले ही चुनाव से पहले अपना ऐलान कर दिया था समर्थन का एनडीए की तरफ। जो अब सबकी नजरें जा रही हैं वो कुछ पार्टियों पे जा रही हैं, वो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। क्यों? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनाव देखना है। कुछ वक्त बाद पंजाब का चुनाव, उसकी सरगर्मियां शुरू हो जाएगी और पंजाब में बीजेपी की कोई ताकत नहीं, सारी ताकत कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस वहां दोबारा से सत्ता में आना चाहती है और अरविंद केजरीवाल के पास यही तो मौका है अपनी ताकत दिखाने का। तो हो सकता है कि उनके सांसदों ने कोई खेल किया हो। दूसरा दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी से लगातार बीजेपी के आला नेता, सरकार के मंत्री लेवल के नेता उनसे संपर्क में थे और अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील कर रहे थे। महाराष्ट्र में यह संभव भी है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं, अभी महाराष्ट्र के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, तो क्या उनके सांसदों ने खेल कर दिया? दोस्तों ये तो बातें हैं जो इंडिया गठबंधन को बैठकर सोचनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप सड़क पर उतरकर लोगों से एकता की बात करते हैं, आप ये दिखाते हैं कि आपको अपने नेताओं पर बड़ा भरोसा है, उनके मुद्दों पर बड़ा भरोसा है और सोशल मीडिया में आप ये माहौल बनाते हैं, सारे गठबंधन के साथ यही माहौल बनाते हैं, एक दूसरे के साथ डिनर पार्टीज शेयर करते हैं, तो फिर आप जो बोलते हैं वो आपको, आपके सांसदों को करना भी चाहिए। हालांकि दोस्तों ये जो 15 वोट अवैध हुए हैं और जो क्रॉस वोटिंग हुई है किसकी तरफ से हुई है, कुछ दिन में ये भी पता चल ही जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि आज के माहौल में जब एकता की इंडिया गठबंधन बात कर रहा है और एकता दिखाई भी दे रही है सड़क से लेकर संसद तक, ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये बताता है कि सत्ता की ताकत, सत्ता की हनक सबको डराती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या हमेशा से क्रॉस वोटिंग होती रही है उपराष्ट्रपति के चुनाव में? इस बात को सोचकर इंडिया गठबंधन को भूल जाना चाहिए या फिर इस चुनाव को एक सबक की तरह लेना चाहिए कि आप किसी भी हाल में, चाहे वो गठबंधन की सरकार क्यों ना हो एनडीए, लेकिन आप हल्के में इनको नहीं ले सकते। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स और ज्वाइन के जरिए दोस्तों आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं।